जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब असांखे दहशतगर्दी जी तारीख़ है किथां खां शुरुआत थी वो ज़रा बात कर रहे थे कि ये ग्रीक से अफगान लेकर पे हम बात कर रहे थे। अभी जो गवर्नमेंट का स्टांस है ना, लीगली मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। इसलिए कि आम आदमी को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द रजिस्टर्ड अफगान्स एंड व्हाट आर द नॉन रजिस्टर्ड अफगान्स। ये वो लोग हैं जो तालिबान की हुकूमत आने के बाद एंटर हुए, अभी हाँ। 2 साल में। सही। क्योंकि वहाँ पे ये वो लोग थे जो कोलैबोरेट कर रहे थे अमेरिकन के साथ। सही। और जब वो अमेरिकन गए हैं तो ये अपनी जान बचाने के लिए भागे, यहाँ पाकिस्तान आ गए। कुछ ईरान ने तो इनको टोटली कन्फाइन कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई इस किस्म का सिस्टम ही नहीं है कि किसी को कोई चेक करे। दूसरा, हमारी कुछ हिस्ट्री भी डिफरेंट है। हिस्ट्री ये डिफरेंट है कि जो हमारा ट्राइबल एरिया है, इसको ड्यूरेंट लाइन जो बनाई गई थी वो सेकंड अफगान वार के बाद बनाई गई। बिल्कुल। ड्यूरेंट कैप्टन ड्यूरेंट हाँ, था यहाँ मेजर। तो अफगानियों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, अफगान से मेरा मतलब अफगानिस्तान वालों ने। लेकिन वो मजबूर थे बिकॉज दे वर डिफीटेड। तो ये लाइन बनी और इट वाज ए डिमार्केशन लाइन कि भाई ये अफगानिस्तान है और ये इंडिया है, और पाकिस्तान इनहेरिटेड दिस। अब जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था कायदे आज़म का ट्राइबल लीडर्स के साथ, वो यही था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टैंड। जी बिल्कुल। को जो जैसे चल रहा है हाँ। चलता रहेगा। तो अफगानिस्तान और ट्राइबल एरिया में आमदोरफ्त पे कोई पाबंदी नहीं थी। ब्रिगेडियर साहब भी रहे हैं चित्राल में, मैं भी ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ मेहमान एजेंसी और उधर। तो 200 के करीब क्रॉसिंग थी और कोई पाबंदी नहीं थी आने जाने की। हालांकि अफगान वॉर विद सोवियत वाज गोइंग ऑन, लड़ाई भी चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि रिश्तेदारियाँ आपस में इनके ताल्लुकात, फिर दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में कोई ना इंडस्ट्री है, ना कोई ट्रेड है, ना कोई और चीज़। तो वो इधर ही आते थे और उनके लिए इकोनॉमिक डिपेंडेंस पाकिस्तान पे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे ट्राइबल एरिया के अक्रॉस जो लोग रहते हैं वो वर्चुअली डिपेंडेंट इधर थे। तो इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, मतलब इट इज़ नॉट दैट सिंपल। दूसरा, हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ प्राइवेट टू जेनेवा कन्वेंशंस। अगर कोई बंदा रिफ्यूजी आ जाता है यू कांट थ्रो हिम बैक। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है वो बड़ा सही किया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो रजिस्टर्ड नहीं है दे विल बी सेंट बैक। बिल्कुल। सो यहाँ तो वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत है। अभी जो चमन या उस पश्तून साइड पे हैं तो वो पश्तून ना दोनों तरफ के, वो आए हैं। तो वो अब मैंने ये भी सुन भी रहा था कि जी उन्होंने जाली आइडेंटिटी कार्ड भी बना लिए हैं और वो वोटर में भी अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी चेक्ड। अगर वह है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बात यह है कि पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि यहाँ तो करप्शन की वजह से हो जाता है। सही। और वो जो लोकल ट्राइब्स हैं वो भी उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो ये सूरत हाल में जो इलीगल का बाहर वापस जाना है उन लोगों का जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो पिछले 2 साल में आए थे। बाकी जो पुराने हैं, देखिए जब 79 में हमने किया था तो आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ दैट मीटिंग। सही। जो प्रेसिडेंट ने चेयर की थी। तो 3 ऑप्शंस हमारे सामने आए थे। एक ऑप्शन तो ये था कि इनको कैंपों में कन्फाइन कर दिया जाए। तो उस वक्त जो हमारे पास इतनी लॉजिस्टिक नहीं थी, ना हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, तो ये सोचा गया। और स्ट्रीम आ रही थी, मतलब हज़ारों की तादाद में डेली आ रहे थे, तो कितनों को हम रखते। लेकिन ईरान ने उनको कैंपों में कन्फाइन कर दिया। उन्होंने उनके एनक्लेव्स बना दिए कि इसके अंदर ही है,
में उनको इजाज़त देते थे काम करने की, फिर वो दे यूज टू गो अंडर ए पास, वो काम करके वापस आके एंट्री कराते थे। हमारे यहाँ फ्री फॉल। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास था कि हम इनको इजाज़त दे दें टू गो पाकिस्तान में जहाँ मर्जी जाएं, वो भी पॉसिबल नहीं था। इट वुड हैव अफेक्टेड आवर इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, सोशल स्ट्रक्चर को भी प्रॉब्लम था। आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं। अब पेशावर में वो कहते थे ना कि ए पर्सन इज़ बायबल ओनली ऑन $100। तो ये मतलब पोजीशन थी। जो अफगान बेवा थी खातून या बच्चियाँ थी जो उधर से आ गई इधर, एंड दे वर सेलेबल ओपनली इन दी मार्केट, और यहाँ से लोग उनको ख़रीद के यूरोप ले जाते थे फॉर मिस यूज़। तो ये सूरत हाल थी उस वक़्त। अब 50 साल पुरानी बातें हो रही। अब इस वक्त बैठ के ड्राइंग रूम में हम कहें नहीं ऐसे ही ऐसे होना चाहिए, वो उस वक्त के जो ग्राउंड कंडीशन थी वो डिफरेंट थी। आज ग्राउंड कंडीशन जो है, रियलिटीज़ डिफरेंट है। आज जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, बिग पावर स्ट्रगल डिफरेंट है। तो हमें उसी के अंदर जो काम करना है आज की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, सही, उस बात को भूल जाए कि उस वक्त क्या था। सही। तो आरिन साहब, आउं चवंदुसि इन ते अव्हां बि ॻाल्हायो, हीअ त पाण ॻाल्हायूं पिया रशिया वार बि पर अक्टूबर 2021 में असीं ॾिसूं था खान साहब जॾहिं वज़ीर आज़म हुआ, वहाँ पर वो तालिबान आ गए थे। उसके बाद जो हमने मुआहिदा किया जिस पे APS का ही हम जिक्र करें तो उनके शोधा के वर्षा ने भी कहा कि इनके लिए आम माफ़ी का गवर्नमेंट कैसे ऐलान कर सकती है, बच्चे हमारे शहीद हुए, वो रिपोर्ट सारा हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जंगबंदी भी हो गई, 1 महीने के लिए ही हुई थी। उन्हनि सां जेको इहो मुआहिदो कयोसीं, हिकिड़ो त असां 80s जी ज़िक्र पिया कयूं, इहो जेको ताज़ो असां भंड कयो उनजो भी असीं नतीजो तो भोगियूं वेठा। देखिए, अगर आप अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का ये बेल्ट देखें जो ट्राइबल एरिया है और उधर अफ़गानिस्तान है, तो कल्चर का कोई डिफरेंस नहीं है, ज़ुबान का कोई डिफरेंस नहीं है, शक्ल सूरत का कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है तो जब तक आप उसको चेक नहीं करते आपको नहीं पता चलता कि लोकल पश्तून है ये अफ़गानी पश्तून है। रिश्तेदारियाँ हैं, फिर उसके अलावा लोगों के ज़ाती इंटरेस्ट बहुत हैं। सही। और ज़ाती इंटरेस्ट क्या है कि उनको बिजनेस मिलता है, उनको इकानमी उनकी बूस्ट होती है, लेकिन पर्सनल की। अगर आप PTI की गवर्नमेंट में देखें तो बहुत सारे जो MNAs, MPs, सेनेटर्स हैं उनके ज़ाती इंटरेस्ट थे। और उनके ज़ाती इंटरेस्ट क्या है कि उनका पूरा स्टेबल एरिया में और पेशावर और बाकी जो देखें तो उनके बिजनेस हैं, और वो बिजनेस पनपते हैं अगर अफ़गानी उनके पास आएँ और उनके साथ बिजनेस करें, इसलिए वो उनको फेवर करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कुछ अब फौज कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक काम और करना चाहिए कि सिविल कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। ये नहीं है कि कहीं भी कोई टेररिस्ट अटैक करता है, वो हमारे बच्चे हों, सिविलियन हों या हम खुद वर्दी वाले हों, तो वहाँ सिर्फ फ़ौज पहुँचे या यूनिफॉर्म पर्सनल पहुँचे। तो हमें चाहिए कि फ़ौज को चाहिए, मैं तो फ़ौज को कहूँगा कि फ़ौज को चाहिए कि थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है ना वो सिविल गवर्नमेंट पे और सिविल इदारों पे डालें, ताकि अगर कहीं कराची में अगर अटैक हो जाता है तो फिर मलीर से फ़ौज आएगी ना, मतलब या SSG वाले आएंगे उसको करने के लिए। तो जो सिविल इदारे हैं, पुलिस है, बाकी सारे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मेरा कुछ इसमें आपसे गुजारिश है जी, आप ख़त्म कर लें बात। जी। तो अगर आप 10, 11, 12 में देखें तो आप यकीन करें कि हम यूनिफॉर्म में होते थे उस वक्त, और हमारे बच्चों को थ्रेट होता था, हमारी फैमिलीज़ को थ्रेट होता था, और हमारे बच्चे या फैमिली कोई शॉपिंग पे नहीं जाता था। इसलिए होता था कि अगर टेररिस्ट सिंगल भी हो सकता है ना, मतलब एक शख्स है जिसने बंदूक छुपाई हुई है, गन, और वो किसी फैमिली के पीछे है, किसी आर्मी के फैमिली के पीछे है और उस पर वो अटैक करता है। तो हमें वो भी देखना था। उस ज़माने में हम इतने अपनी फैमिलीज़ को भी बचा रहे थे, लेकिन जो स्कूल था ये सॉफ्ट टारगेट था। आप देखिए एक स्कूल में 1000 बच्चे थे, और अगर उसमें ये तो 7 शायद टेररिस्ट थे जो तोड़ के गए, वो अंदर उन्होंने जंप किया। 1000 बच्चों में तो एक शख्स भी चला जाए, एक भी शख्स चला जाए और वो गन फायर करे तो देखें इस तरह बच्चे शहीद होते। तो ये सॉफ्ट कार्नर था, और उन्होंने हमारे जो सॉफ्ट कार्नर था उस पर अटैक किया। बदकिस्मती इस वक्त क्या है
इस वक्त बदकिस्मती ये है कि एक तो इंडिविजुअल टेररिस्ट है ना, ग्रुप टेररिस्ट है, अब तो स्टेट भी टेररिस्ट है। आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में कोई ग्रुप थोड़ी कर रहे हैं, स्टेट कर रही है। उनकी अदालतें वो जो अगर गाजा में आप चले जाएं तो गाजा में कोई जो बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, खवातीन शहीद हो रही हैं, प्रेग्नेंट खवातीन हैं जो शहीद हो रही हैं, जो नौमौलूद बच्चे हैं जिनकी एज 10 घंटे है उसको शहीद किया जा रहा है, तो वहाँ कोई ग्रुप थोड़ी है, वहाँ तो स्टेट है। तो ये पूरी दुनिया जो है ना उसको सोचना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को सोचना चाहिए कि ये टेररिज्म जो है ना ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, और पाकिस्तान को तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर टेररिज्म के अगेंस्ट दी हैं तो वो हमारी फ़ौज ने दी हैं और हमारे सिविलियन दिए हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी दी हैं, उनके लीडर भी तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को देखें आप, NWP ANP पे हमले हुए, मजहबी जमातों पे हमले हुए हैं। हमें सोचना चाहिए कि जो हमने एक एंटी टेररिज्म अथॉरिटी बनाई हुई है उसको एक्टिवेट करें, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए जुडिशरी को। एक टेररिस्ट है वो लोगों को शहीद करता है, मारता है, और उसके बाद उसको जुडिशरी से ज़मानत भी मिल जाती है। तो जुडिशरी को सोचना चाहिए कि इसका गुनाह क्या है, एक आम कातिल और एक टेररिस्ट में फ़र्क करके जुडिशरी को फैसले करने चाहिए, ठीक है। और इस वक्त जो अफ़गानियों को कहा जा रहा है कि जो इल्लीगल हैं वो यहाँ से जाएं, और जुल्म ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ चीखो पुकार कर रही कि नहीं नहीं ये तो मुहाजिरीन हैं और इनके साथ वहाँ ज़्यादती होगी, इनको यहाँ रहना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी हो, जो भी कुछ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, कुछ इंसानी हुकूक की तंजीमें वो भी पिटीशन कर रही है। मैं उनसे कहता हूँ कि आप यूरोप को छोड़ें, आप अमेरिका को छोड़ें, आप दुबई में इलीगल जाके रहें, आप सऊदी अरब में जाके रहें, एयरपोर्ट से ही वापस कर देते हैं, आप किसी कंट्री में जाके रहें, आपको वो पकड़ेंगे, जेल में भी डालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे और जूते भी लगाएंगे। तो हमारे लोगों को चाहिए कि वो अपने मुल्क का सोचें, अपने घर का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसका सोचें। हम ये अल्लाह ना करे हम इस तरह के दुख दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे बच्चों पे कोई हमला करे। और मैं तो ज़ाहिर है मैं फ़ौजी हूँ, हमने 30 साल लड़ना ही सीखा है, अपनों से नहीं दुश्मनों से लड़ना सीखा है। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई हम पे, हमारे मुल्क पे, हमारे बच्चों पे अटैक करता है, वो उसका मज़हब, ज़ुबान कुछ भी हो, हमें चाहिए कि उसको क्रश कर दें। उनसे बात करके उनको क्या मनवाएंगे कि हमारे मेहरबानी करें, हमारे बच्चों को ना मारें, ये तो नहीं कर सकते हम। तो ये बिल्कुल ठीक एक्शन है कि अफ़गानी जो है इलीगल है उनको वापस किया जाए, टोटल वापस किया जाए, जो उनके सहूलतकार हैं उनको सजाएं दी जाएं, और टोटल जो टेररिस्ट है उसके साथ जिस तरह वो बेरहम है, टेररिस्ट बेरहम है, ना वो बच्चा देखते हैं, ना औरत देखते हैं, ना बुजुर्ग देखते हैं, इसी तरह हमें भी बेरहम एक्शन उनके अगेंस्ट करना चाहिए। अच्छा मैडम, इसमें आप कुछ अच्छा सर कुछ बोल रहे थे। मैं ये जी उनकी बात को ज़रा आगे बढ़ाना चाहता था। बिल्कुल सही बात की उन्होंने। देखिए मैंने बहुत दफ़ा गवर्नमेंट में रहते हुए भी सजेस्ट किया था, और बाद में भी हम लिखते रहते हैं, ये इनको भी पता है। ये जो एंटी टेररिज्म है ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस इज नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। द वर्ड पुलिस मीन्स टू कंट्रोल द क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, जो सिविलियन क्राइम होते हैं, उसको आप एक टेररिस्ट के सामने खड़ा कर दें जो कि बहुत वेल ट्रेंड है, जिसके पास वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। अब तो वो डिजिटल भी हो गया है, उनके पास इस किस्म का इक्विपमेंट है जो नाइट विजन तक आ गए उनके पास। तो बहुत ज़्यादती की बात है। इसके दुनिया भर में टेररिस्ट के ख़िलाफ़ सेपरेट फोर्सेस है। अमेरिका में सेपरेट फोर्स है, यहाँ भी होनी चाहिए। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो हमारा एक रेंजर्स का सेटअप है उसी में एक्सपेंशन करके उसी को एंटी टेररिज्म रोल में रखा जाए, पुलिस को क्राइम के लिए छोड़ दी जाए। अब जैसे आप कच्चा में भेज देते हैं पुलिस को कि जाके खत्म करो, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। हमने कच्चा में ऑपरेशन किया था 86-87 में,
शायद ब्रिगेडियर साहब को याद होगा, पूरी हमने 2 ब्रिगेड 3 ब्रिगेड पूरा डिवीजन लगा हुआ था, और कच्चा का एरिया जो है ना वो कोई 100 मील बाई 60 मील यानी 6000 मुरबा मील का एरिया बनता है। तो ये जो एंटी टेररिस्ट मेजर है, हमें मेरा ख्याल है कि मेरी सजेशन है कि दे शुड सिट डाउन एंड वर्क आउट एंड कि जी इसको हमने कैसे, क्योंकि अब इसकी मैनिफेस्टेशन भी टेररिज्म की चेंज हो गई। सही। अभी आज के जो टेरर जिसकी आप बात कर रहे हैं अफगानियों की, ये आपके फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को भी उड़ा रहे थे, ये आपकी इकोनॉमी को हिट कर रहे थे, क्योंकि पूरा का पूरा माल जो है यहाँ से स्मगल हो जाता था, आटा स्मगल हो जाता, घी स्मगल हो जाता था, दालें स्मगल, इंपोर्ट आप कर रहे हैं, वो चली जाती हैं उधर। आई हैव सीन इन सेंट्रल एशिया में गया हूँ, वहाँ पाकिस्तानी घी के डब्बे मिलते हैं, कौन लेके जाते हैं, यहाँ से चला जाता है स्मगल हो। तो इसकी मैनिफेस्टेशन इकोनॉमिक भी है, इसकी मैनिफेस्टेशन फिजिकल भी है जो टेररिस्ट कर रहा है, बच्चों पे अटैक जैसे ये, और इसकी जियोपॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन भी है कि टेररिस्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है टू वीकन द स्टेट। और इसको कौन कर रहा है? आपके दुश्मन कर रहे हैं, रॉ कर रहा है, और दूसरे एजेंसियां मोसाद कर रहा है, दूसरे दे आर यूजिंग देम अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सही। अच्छा मैडम, जैसे सर ने कहा कि वो तो हैं ही शफाफ, तो हम नरमी क्यों बरतते हैं? लेकिन हम देखते हैं वही, जैसे मैंने हवाला दिया अक्टूबर 2021 का, कि जंगबंदी भी कर देते हैं, उनसे आम माफ़ी का ऐलान भी हो जाता है। तुर्क टीवी को जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया, फवाद चौधरी ने आके ऐलान किया, वो वर्षा जो है उनके चीख रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमने किया। और एक मिसाल सर ने दी कि ईरान ने क्या किया था जब उस ज़माने में वो आ रहे थे। एक मिसाल ये भी है ना पड़ोसी, कि कैम्प में इनको रहने देंगे, हमने आबादियों में उनको रहने दे दिया। फिर अभी जो रिसेंट 2 साल पहले की मिसाल है, किस तरह देखते हैं ये जो हमारी पॉलिसीज़ हैं? मैं सॉरी, एक बहुत ही हार्श वर्ड है इसको, लेकिन मैं यूज़ करने में मजबूर हूँ। मुनाफिकत की इंतहा है, मुनाफिकत और ड्यूल स्टैंडर्ड्स की इंतहा है। आप अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, अपने सियासी इंटरेस्ट के लिए, मैं इस बात को कहना नहीं चाहती थी लाइव, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी सोचता है कि जिन दिनों आपके रेड जोन में एक 126 दिन का जो है धरना चल रहा था, तो उसमें वहाँ एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आर्मी पब्लिक पे जो है तालिबान के नेक्सस के साथ मिलकर जो है एक वो किया गया, अटैक किया गया। क्योंकि जैसे दोनों सर ने कहा कि बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो उनको अटैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर उस सिनेरियो में देखा जाए तो चीज़ें, इल्ज़ामात का एक एलिगेशंस का सिलसिला है, आप उनको किसी तरह से आप डिसमिस नहीं कर सकते। जो चीज़ें हैं आपके ऊपर चली थी, पैसे देने अभी के लिए भी स्टिल लोग उसको कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत डिटाई की बात है कि आप लोग किसके स्टेट, किसके उस पे जो है आप टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशंस करें, आपने किन फोर्सेस को आपने ऑन बोर्ड लिया है। और जहाँ तक मुझे ये सर की बात बहुत पसंद, मेरी बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, उसमें मैंने खुल कर इस बात को लिखा है कि जब 2 सुपर पावर्स में जंग हो रही थी, तो उस ज़माने में आपके अमेरिका ने तालिबान क्रिएट किए, जो कि CIA के एजेंट्स थे, उसामा बिन लादेन और उनके पीछे जितने लोग थे। तो ठीक है, उसके बाद आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है रशिया। अब सुपर पावर का एक सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर अपना जो है, अपनी जो है मोनोपोली दुनिया पे कायम करने के लिए अब क्या रीज़न हो? तो वही जिनके साथ आप जिहादी फैक्टर्स थे, या जिनके साथ आप जो है सो कॉल्ड मुजाहिद थे, उनके साथ जो आपको रोमांस था वो एकदम से ख़त्म होता है। जो 11 सितंबर का सो कॉल्ड अटैक किया जाता है, उसमें मेरे राइटअप्स भी हैं। तो मैं उसको बहुत मेरे ख्याल में मुझे इस चीज़ पर कोई खौफ नहीं आता लिखने में। मैं इसको बहुत कैटेगोरिकली इस चीज़ को लिखती हूँ कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज है ना, वो आप उनको कभी भी आप रद्द नहीं कर सकते। और हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इंतहाई बेशरम है और बेइंतहा ढीठ है। वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को किसी सूरत भी बार्गेन कर ले और कॉम्प्रोमाइज करने में। मैं थोड़ा इस पर इख्तलाफ ये करूंगा, लेकिन अब स्टार्ट में हमने जब जिक्र किया
9/11 पे परवेज मुशर्रफ था, 80s में हम ज़ियाउल हक था, तो थोड़ा उन पर भी तो हम बात करें। ये ज्यादती होगी मेरे ख्याल में अगर सारी पॉलिटिकल क़यादत के लिए इस तरह के वर्ड यूज करना, तो हम मैं सारी तो पॉलिटिकल हमें क़यादत के लिए उनका भी जिक्र देखिए, करें, क्योंकि जी। पॉलिसी जब भी बनती है उसमें दोनों का होता है, सिविल Exactly. अस्करी दोनों का एक होता है। अच्छा देखिए, जहाँ अभी तक भी ये हुआ खान साहब के ज़माने में कॉफी का जहाँ कप तक लेकर जो 80s हमारे का, फैज जो अमीन 80s साहब गए का, थे जी। काबिल के होटल में, उसको भी आप नहीं भुलाए ना। अच्छा, जी। 80s की जो सियासत है उसमें मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को किसी अलायंस का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था। जैसे इंडिया ने एक फर्म स्टैंड लिया अपने लिए कि हम उनकी जो है रशिया के साथ जो है बहुत क्लोज वो थे, एसोसिएशन थी, एफिलिएशन थी हर तरह से, लेकिन कभी भी वो उसका खुलकर पार्टनर नहीं बना। पाकिस्तान ने बदकिस्मती से उस वक्त जो भी रीजन से हो, डॉलर्स रहे हो, जो भी रहे हो, उस वक्त जब हम लोग जो अमेरिका का जो हमने साथ दिया उसका सेटबैक हम आफ्टर शॉक जो है अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने उस वक्त से लेकर आज तक जिया उल हक साहब को इस पर कंडेम नहीं किया। वो अब तक मेरे ख्याल में इस पे बैशिंग जो है उनकी फैमिली या लोग पाकिस्तान आर्म फोर्सेस उसको बर्दाश्त कर आ रही है, लेकिन उस वक्त हमारे पास अमेरिका का काफ़ी प्रेशर था। अब आ जाते हैं हम मुशर्रफ दौर पे, तो मुशर्रफ दौर पे ये जो 9/11 के जो वाक़यात हैं जो प्लांटेड है, और मैं आपको इसके बहुत प्रूफ दे सकती हूँ, इस पे आप एक प्रोग्राम बड़ी डिबेट है सारी कीजिएगा दुनिया जी। में। तो जो प्लांटेड वाक़यात थे उसके बाद मुशर्रफ साहब, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने अपनी वर्ल्ड पे हेजिमोनी कैसी कायम रखनी थी, एक सो कॉल्ड दुश्मन तो आपको सामने रखना था, क्योंकि उनके उस वक्त तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि चाइना इस तरह से इमर्ज होकर आएगा इकोनॉमिक पावर के तौर पे। वो तो समझे थे हम ही हमें। बात कंक्लूड करूंगी अपनी, तो उस वक्त जो है इस बुक में ये कहा गया था कि आपकी जो है मुस्लिम जो है उनको जो है आप हिट करें, क्योंकि जो यूएसए है सुपर पावर है, उनकी स्ट्रैटेजी थी आप हर एक को टारगेट करके दुनिया पे जो है अपनी हेजिमोनी कायम कर सकते हैं। तो उनका जो तो नेक्स्ट वो था वो मुस्लिम्स था, तो मुस्लिम्स को जो है ना उन्होंने दहशतगर्द बना के वो किया। और आप प्लीज वो हम सुनना चाहेंगे जी। बातें ये चलती रहेंगी, हम थोड़ी तल्ख बातें भी हो जाती हैं, तो इस बीच में मिली नगमा या इस तरह की माहौल को ठंडा करने के लिए भी कुछ चीजें मैं जरूरी उनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। हाँ जरूर हम चाहेंगे। प्लीज आप जी। एपीएस के जितने भी हमारे शहीद हैं उनको भी ट्रिब्यूट करेंगे, और इसके अलावा एक अज़्म है नया कि बाकी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो या तब से लेके अब तक जो पढ़ रहे हैं उन्हें इस सानहे से ये सीखना चाहिए कि उन्हें और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार मजीद निभाना चाहिए। जरूर। बता क्या पूछता है वो, किताबों में मिलूंगा मैं। बता क्या पूछता है वो, किताबों में मिलूंगा मैं। किए माँ से है जो मैंने, कि वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ, वो मुझे क्यों आज मारेगा। ये उसका वहम है कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून हूँ ना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं। बता आया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है।
वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। जितना ना पढ़ा वो सब मेरा भाई पढ़ेगा अब। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मैं जितना पढ़ सका ना वो मेरा भाई पढ़ेगा। अभी बाबा भी बाकी हैं, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना सकोगे तुम। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से है जो वादे वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम है कि वो ये ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून हूँ ना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बता आया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं। ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बहुत खूब जी। और ब्रेक का भी हमें कहा जा रहा है, सो हम ब्रेक पे जाएंगे और मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सर का हम जवाब ज़रूर चाहेंगे, उसके बाद उनसे हम रुखसती भी लेंगे, उनसे इजाज़त चाहेंगे, फिर नए गेस्ट जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं। उससे पहले सर कुछ आप कहना चाह रहे थे। मैं कहना चाह रहा था कि मैडम ने ब्लेम किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो जो APS पेशावर के बाद जो कौम में एक इत्तेहाद देखा गया था जिस पे नेक्टा भी बनी जी, अगर उसमें जो कुछ डिसीजंस हुए थे अगर उस पर अमल हो जाता ना तो आज हमारी ये हालत ना होती। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन चलें उस पर नहीं हुआ, अभी इतने साल गुजर गए हैं, कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं, कुछ को रहती हैं कुछ लोग उनको फेवर कर रहे हैं, हमदर्द उनके पैदा हो गए हैं। लेकिन अगर आपने मुल्क से टेररिज्म ख़त्म करना है तो एक बात आपको फिर करनी पड़ेगी कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या वो इस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप हो, इनको चाहिए कि एक टेबल पे बैठें। एक टेबल पे बैठ के, जैसे मैडम कहती हैं कि गलतियां पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं, तो मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की सारी गलतियां नहीं हैं, फौजी क़यादत की भी गलतियां हैं और हमें फौजी क़यादत को अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी, पॉलिटिकल पार्टी को अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी और सबसे ज़्यादा जो जुल्म है वो जुडिशरी को अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। भाई हमें पता चल जाएगा कि भुट्टो को फांसी दी थी या उनका कत्ल किया था, उनके साथ नाइंसाफ़ी जो हुई थी। अब देखते हैं कि जुडिशरी उनके साथ क्या सलूक करती है उस केस के साथ। अगर जो स्टेक होल्डर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, आर्मी और जुडिशरी एक टेबल पे बैठें और बात करें कि हमने कौम के लिए क्या करना है, मुल्क के लिए क्या करना है। टेररिज्म को ख़त्म करने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फौज, हमारी फौज में इतनी कैपेसिटी है कि किसी को हिलने भी नहीं देगी। लेकिन फौज को क्या चाहिए? कौम साथ चाहिए, जुडिशरी साथ चाहिए। हम जो बैठे हुए बाहर, हमें चाहिए कि फौज का साथ दें। लेकिन सबको
अपनी गलतियां मान के आगे चलना पड़ेगा। सीख के आगे चलना है। सर आपका कोई पैगाम भी? ब्रिगेडियर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना। जी। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। एक तो जुडिशरी, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जुडिशियल क्रिमिनल प्रोसीजर है वो 1876 के एविडेंस एक्ट पे चलता है और वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। तारीखें पढ़ती रहती हैं, डेटे लेते रहते हैं और वो छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के स्टे ले लेते हैं, फिर वो टेररिस्ट छूट जाता है, फिर वो दोबारा क्राइम करता है। ये एक क्यों मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाते हैं? इसलिए कि ये आपका जुडिशियल सिस्टम फेल हो जाता है वहाँ जाके। तो अगर हमें चाहिए, हमने एक एंटी टेररिस्ट कोड भी बनाई, बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, ब्रिगेडियर साहब भी जानते होंगे कि उनके जज इतने घबराए हुए होते थे, वो प्रोसीडिंग ही नहीं करते थे। वो कहते थे हमें जेल में ही करेंगे जाके, सही। बाहर तो वो बात करने को तैयार ही नहीं होते थे। तो वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स भी फेल हो गई, वो उसी डगर पे चल पड़ी जो नॉर्मल केसेस जैसे आम सेशन कोर्ट चलाती हैं। एविडेंस एक्ट में वो वकील जो नुक्ते निकालते रहते थे और वो टेररिस्ट को सपोर्ट मिल जाती थी। एक तो ये पॉइंट। जी। दूसरा देखें, लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑन द जियोपॉलिटिकल मेल्यू। वो चेंज वो इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब देखें, इजराइल हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी डिक्टेट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। यस, नहीं माना उनका और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, कल उसका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उसने कहा वी नीड अनदर 5 वीक्स टू क्लीन अप गजा। सो उन्होंने जब तक गजा को, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेटेजिक एम्स है, बच्चे फॉर देम आर, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, दे आर सब ह्यूमंस एंड दे आर राइट टू बी किल्ड। ये अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा। फिर वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस लफ्ज को उड़ा दिया, लेकिन जो बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट थे उन्होंने उनको उठाया और बाद डिस्कशंस भी हो रही हैं। तो उनका एक स्ट्रेटेजिक एम है टू रेज दिस एरिया गजा, लिंक अप इजराइल बॉर्डर्स विद द मेडिटेरेनियन पोर्ट्स। उनके पास पोर्ट्स नहीं है, बिल्कुल, वो इधर आते हैं नीचे गल्फ की तरफ। सो दैट विल ओपन अप द इजराइल। सो इट इज ए बिग गेम। और पाकिस्तान भी टारगेट है, हम भी स्लेव ऑफ ज्योग्राफी हैं, जिसको आई ऑलवेज से कि पाकिस्तान इज ए स्लेव ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि हमारे 3 तरफ ऐसी बिग पावर्स हैं जिनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। सर, मेरा कहने का मतलब ये था जी कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, नहीं देगा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन हम तो इकट्ठे हो, हम आपस क्योंकि में वो तो करते रहेंगे। स्टेक होल्डर जो है ना, वो इकट्ठे होकर बैठे। टेररिज्म आपका बंद नहीं होगा, क्योंकि यू आर ए फर्टाइल ग्राउंड। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके मशकूर हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपको ज़िम्मत है। ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब जो नाज़रीन हमारे ॻाल्हियूं ॿुधियूं यकीनन मूंखे पसंदि आयूं, उन्हें खोड़ कुछ अवां सिखण लाइ बि उन्हनि खां सिखियो हूंदो। ऐं ब्रिगेडियर बशीर आरई साहब, अव्हांजी बि तमामु घणी महिरबानी जो अव्हां वक़्तु कढी हिन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में अव्हां आया। ईंदड़ ॾींहंनि में बि अव्हांखे ज़िम्मत ॾिनासीं, लख लाइक़ अव्हां बि आया। ऐं नाज़रीन, असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रहंदो। हिते वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं पाण वापसि ईंदासीं त ॿिया मुख़्तलिफ़ जेके गेस्ट आहिनि उहे बि असांखे जॉइन कंदा। ही ट्रांसमिशन ईअं जारी रहंदी। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक।